हरियाणा प्रदेश के लगभग 20 ऐसे प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने बार बार ये दावा किया कि उनको ईवीएम के माध्यम से हराया गया है, ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उन्होंने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी। लेकिन अगर एक वोट भी ऊपर नीचे कहीं हुआ वीवीपैट और ईवीएम की गिनती में, मिलान अगर नहीं हुआ और एक वोट भी अगर ऊपर नीचे हुआ, तो उसके बाद ये निश्चित हो जाएगा कि ये रानिया से तो शुरुआत है। फिर जगह जगह लोग अदालतों में जाएंगे, पूरे देश भर में लोग जाएंगे और जगह जगह ये रिकाउंटिंग होंगी। उसके बाद तो 2014 के चुनाव के समय कांग्रेस का राज था और ये ईवीएम भी वही थी। अगर बीजेपी वाले इसको सेट कर सकते हैं तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर सकते? वो राज जाता ही नहीं उनका, जब तो तंत्र उन्हीं के हाथ में था, उनका राज जाता ही नहीं। इस बार जैसे पिछली 2 योजनाओं में लगातार मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए और इस बार वो 400 पार का नारा दिए हुए थे, तो इस बार क्यों नहीं उन्होंने वो बहुमत के आसपास पहुंच पाए? बात तो ये एक वेव बन जाएगी देश में मोदी के खिलाफ, और हर आदमी के दिमाग में ये चीज आएगी कि भाई ये तो गड़बड़ से जीता हुआ है, ये तो जीते ही नहीं। उसके बाद देश सवाल खड़े हो जाएंगे। उसके बाद देश में जैसे जेपी नारायण की जो मूवमेंट थी, उस तरह की मूवमेंट फिर चल पड़ेगी। चौधरी देवीलाल ने जो 3 चुनाव लड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रोहतक से, बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं। तीनों बार जो है चौधरी देवीलाल हारे, कभी 300 से, कभी 2000 से, कभी 500-400 से, इतना डिफरेंस रहा। और आज भी वो लोग जो चौधरी देवीलाल के भगत है, वो ये आरोप आज भी लगाते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी ने जानबूझ करके चौधरी देवीलाल को हरवाया। ये बात कहते हैं लोग। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, बहुत लंबे समय से एक गीत कह लीजिए या एक शब्द कह लीजिए, बार बार आपके कानों में सुनाई दे रहा होगा। जब भी आप टीवी डिबेट देखेंगे या कहीं पर कोई समाचार पत्र देखेंगे, ईवीएम, ईवीएम और ईवीएम। आखिर ये ईवीएम का रोड़ा क्या है? और अब तो हरियाणा के अंदर आज रिकाउंटिंग चल रही है हल्का रानिया के अंदर, जो कि कोर्ट के आदेश थे और कोर्ट के आदेशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में रिकाउंटिंग चल रही है। वैसे तो हरियाणा में जब से चुनाव के नतीजे आए थे, तब से विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम का रोना रो रही थी और ईवीएम पे लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अगर अब जो ये काउंटिंग चल रही है और इस काउंटिंग में अगर कुछ निकल कर आता है, कुछ गड़बड़ी निकल कर आती है, तो साथियों बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर। और आज हम इसी बिल्कुल जरूरी विषय है, इसी जरूरी विषय को लेकर बैठे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, वैसे तो जो ईवीएम का जो मसला है जी, बहुत लंबे समय से ये बड़ा गर्मा गर्म रहता है जी। सभी के सभी, आप चाहे मीडिया चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया चैनल हो, चाहे कोई समाचार पत्र हो। और अब जब हरियाणा के अंदर रिकाउंटिंग के आदेश आ गए हैं, अगर इसमें कुछ ऐसा निकलता है तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि देखिए तो बहुत बड़ा असर डालने वाला फिर ये फैसला? देखो, निश्चित रूप से जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया हो जी, या देश में केंद्र में परिणाम आया हो, अलग अलग राज्यों में परिणाम आया हो, जो भी पार्टी हार जाती है या जो भी कैंडिडेट हारते हैं, उनमें से ज्यादातर ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। और उन आरोप किस पर लग रहे हैं? वो आरोप या तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर लग रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर लग रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं ईवीएम में टेम्परिंग कर रखी है या ईवीएम को हैक कर रखा है। और उसके पीछे एक तर्क जो दिया जाता है वो ये है कि दरअसल ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक जो है इक्विपमेंट है और इसमें कहीं ना कहीं हैकिंग हो सकती है, जैसा बोल रहे हैं नेता विपक्ष के। और अगली बड़ी बात, इस बार एक बड़ा रुक्का रोड़ा पहली बार वो भी सुनने को मिला जहां बैटरियों की बात की गई कि कहीं 99% बैटरी है। पूरा दिन जो है ईवीएम चली, फिर 3 दिन 2 दिन उसको जो है स्ट्रॉन्ग रूमों में रखा गया और उसके बावजूद उनमें 99% बैटरी मिली। और एक ये संयोग कह लीजिए
कि जिन जिन जगह 99% बैटरी मिली उनमें ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस हारी। अच्छा। उसके बाद इस जो आरोप है इसमें कहीं ना कहीं ये संदेह भी नजर आया कि हो सकता है, क्योंकि धरती पर कुछ भी चीज संभव है। ये ईवीएम भी ये तो है नहीं को परमात्मा की बनाई हुई है, सही कहा। ये भी एक वैज्ञानिकों ने बनाई है। बिल्कुल। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कभी भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसका सही प्रमाण, अब जो ये 9 तारीख से रिकाउंटिंग होगी रानिया विधानसभा क्षेत्र की सिरसा जिले की। रानिया वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछली जो सरकार थी उसके कद्दावर मंत्री चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे जी। सौमित्र कंबोज पत्रकार हैं जी। वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। और अर्जुन चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे, अभय सिंह चौटाला के बेटे। जी। जब चुनाव परिणाम आया तो उसमें अर्जुन चौटाला 4100 वोटों के आसपास से सौमित्र से चुनाव जीत गए और चौधरी रणजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे। जी। उसके बाद से ही उस विधानसभा क्षेत्र में यह आवाज उठनी शुरू हो गई थी कि यहाँ माहौल सौमित्र के पक्ष में था, लेकिन अर्जुन कैसे यहाँ जीता। और ये ना केवल रानिया की, हरियाणा प्रदेश के लगभग 20 ऐसे प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने बार बार ये दावा किया कि उनको ईवीएम के माध्यम से हराया गया है, ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और उन्होंने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी। और इसको लेकर के वो अलग अलग जगह निर्वाचन आयोग में भी मिले, माननीय अदालतों में भी जो है गए, तो बहुत जगह उन्होंने जो है पिछले कई सालों से इस तरह का सिस्टम चल रहा है जी। अब जो ये परिणाम आएगा इस रिकाउंटिंग का, रिकाउंटिंग भी ये क्या है कि 9 बूथों पर 9 बूथों की ईवीएम में कितने वोट हैं और वीवीपैट, जैसे कोई भी आदमी वोट डालता है, दर्शकों ने भी वोट डाले हैं जो भी देख रहे हैं, तो एक पर्ची दिखाई देती है उसमें जिसमें चुनाव चिन्ह दिखाई देता है और वो फिर ढोल में पड़ जाती है। अब उनकी गिनती होगी। निश्चित रूप से एक बात है क्लियर, कोई चुनाव परिणाम रहे इसका जब रिजल्ट आएगा रिकाउंटिंग का, लेकिन अगर एक वोट भी ऊपर नीचे कहीं हुआ वीवीपैट और ईवीएम की गिनती में मिलान अगर नहीं हुआ और एक वोट भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो उसके बाद ये निश्चित हो जाएगा कि ये रानिया से तो शुरुआत है, फिर जगह जगह लोग अदालतों में जाएंगे, पूरे देश भर में लोग जाएंगे और जगह जगह ये रिकाउंटिंग होंगी। उसके बाद प्रद्युमन भाई एक बात बताइए जी, जो हरियाणा के चुनाव है उनको लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जी, और जो ईवीएम में डेटा है जी, मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे जी, कि वह डेटा कब तक सुरक्षित रहता है, इस बात की क्या प्रमाणिकता है कि वह डेटा आज भी सुरक्षित है और कोर्ट के या चुनाव आयोग के ऐसे क्या आदेश हैं, वह डेटा कब तक सुरक्षित रखना होता है? देखो निश्चित रूप से भारत में जो अदालती प्रक्रिया हैं जी, वो बहुत लंबी चलती हैं। हाँ, जिसकी वजह से अगर कोई एक बड़ी स्पष्ट बात यह है कि मान लो किसी आदमी को 10 साल बाद कोई न्याय मिला तो वो न्याय नहीं है। इनमें तुरंत प्रभाव से ये सिस्टम होना चाहिए। अब इस चीज की देखो दो बड़ी गंभीर आपने जो बात रखी है कि इस चीज की क्या गारंटी है कि जब विपक्षी कह लीजिए जो लोग हार जाते हैं वो ये आरोप बड़े जोर शोर से लगाते हैं कि ईवीएम हैक है, तो कहीं ना कहीं उस डाटा को भी मिटाया जा सकता है या जब वो हैक ही कर ली तो फिर उसमें तो वो डाटा ही वो चीज मिलेगी जी। तो कहीं ना कहीं उसकी बजाय अब ईवीएम पे कोई सवाल नहीं है। अब जो ये रिकाउंटिंग होगी ना इसमें ईवीएम को तो आप अलग चीज रख दो क्योंकि ईवीएम का तो परिणाम आ चुका है। ईवीएम से जो परिणाम आना था वो तो 8 तारीख को खुल ली ईवीएम। अब मुख्य जो बात है वो ये है कि मान लीजिए 2 नंबर बूथ है और उस 2 नंबर बूथ पर ईवीएम में अर्जुन चौटाला को 400 वोट आए हैं, अच्छा, सौमित्र को वहां 300 वोट आए हैं जी। अब वो वीवीपैट से मिलान होगा इस चीज का कि वीवीपैट की पर्चियों में भी उस 2 नंबर बूथ पर अर्जुन चौटाला को 400 वोट मिले या उससे कम ज्यादा मिले, सौमित्र को 300 वोट मिले या उससे कम ज्यादा मिले, अगर वो डिफरेंस कहीं भी आ गया एक वोट का भी तो निश्चित रूप से संदेहास्पद है। मैं प्रद्युमन भाई वो कहना चाहता हूँ वीवीपैट भी जो डेटा है तो वो भी कहीं न कहीं ईवीएम से रिलेटेड ही डेटा तो है जी, वो अलग कैसे है?
नहीं, ईवीएम में एक अलग चीज है, वीवीपैट का जो डाटा है वो तो जो ढोल होता है ना, उसके अंदर वो पर्ची डलती है। ईवीएम पे तो जैसे बटन दबाएंगे हम जब वोट डालते हैं, हाँ, तो वो तो उस मशीन में काउंट हो गया। उसके बाद एक पर्ची उस अलग से ढोल में पड़ती है, जो हमने सबने देखी भी है। जब हम वोट डालते हैं वो दिखाई भी देती है 5-7 सेकंड, हाँ, उस पे दिखाई देते हैं, चुनाव चिन्ह भी दिखता है जी, हमने कहाँ वोट डाला है। तो वो फिर कट के अपने आप उस ढोल में पड़ जाती है। ठीक है। तो अब उन ढोलों की गिनती होगी। अब आप जो प्रश्न उठा रहे हैं ना कि भाई उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो वीवीपैट कितने दिन सुरक्षित रखता है निर्वाचन आयोग। हाँ। ये तो देखो निर्वाचन आयोग ही जवाब दे सकता है भाई उन वीवीपैटों को कितने दिन वो सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इतना निश्चित और उसकी प्रमाणिकता क्या है, ये वही है, सेम है, सारा कुछ है। देखो हर चीज का तो अब कोई इस चीज का तो कोई जवाब, हर चीज विश्वास पर टिकी हुई है। अब बात ये है, वैसे तो बड़ा गंभीर मुद्दा है इन चीजों पर। उसी अगर हम डीप में जाए ना तो ये और ज्यादा शक पैदा होता जाएगा। इन चीजों पर उसी दिन कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। और बहुत से प्रत्याशियों ने इस बार, अगर हरियाणा के संदर्भ में हम बात करें ना, तो बहुत से प्रत्याशियों ने, जो वहां निर्वाचन अधिकारी जिनकी ड्यूटी थी, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, जब गिनती हो रही थी तो उनको बाकायदा लिख के भी दिया इस मामले में कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ बैटरी 99% कैसे हैं। बिल्कुल बड़े सवाल उठे हैं। लेकिन उन्होंने उसका गोलमोल सा जवाब दिया और उसमें ये बताया कि इनमें ऑटोमेटिक बैटरी आती है, वो जो बैटरी अपने आप चार्ज करती है, कोई इस तरह के जवाब दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भी, जब देश के एक बहुत बड़े हिस्से में, देखो योजनाएं क्या है कि सरकार कोई एक योजना ले आती है, अगर वो योजना सही ढंग से कारगर ना हो तो उसकी रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए। जी। जब जनता और नेता चुनाव लड़ने वाले सवाल उठा रहे हैं तो आप ऐसा चीज करो ही ना। जो विकसित देश हैं बहुत से, जो विदेशों में, बहुत से देशों में ऐसा है कि वहां आज भी जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जब वहां बैलेट पेपर से हो सकता है तो भारत में भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक चीज और है प्रद्युमन भाई, अगर जो डेटा चुनाव के टाइम पे आया और सेम वही डेटा अभी आता है वीवीपैट से मिलान होने के बाद भी, तो अगर ये सही हो जाता है तो क्या जो विपक्षी दल है वो इस चीज को फिर मानेंगे? बोलती बंद हो जाएगी सबकी। सही मानेंगे मतलब? देखो वो मानो या ना मानो। अच्छा, अगर आप एक बात बताओ, एक कैंडिडेट ने माननीय न्यायालय तक वो गया और वहां से ये फैसला आया कि 9 बूथों पर दोबारा से मिलान हो। ठीक है, मिलान तो चलो पहली बार होगा भाई, उन पर मिलान हो, और उस मिलान के बाद मान लीजिए 9 के 9 बूथों पर बराबर मैच कर गया, उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर क्या हम यह मान के चल सकते हैं कि आज ईवीएम की भी सीता मैया की तरह अग्नि परीक्षा हो जाएगी? बिल्कुल, देखो निश्चित रूप से ना केवल ईवीएम की, बल्कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनकी भी अग्नि परीक्षा का आज पता चल जाएगा जी। और जो सरकार ये कह रही है बार बार कि ईवीएम सही है, अगर ईवीएम गलत है तो दिल्ली में ये कैसे जीते, दिल्ली स्टेट में, या पंजाब में आम आदमी कैसे आ गई, अलग अलग राज्यों में कहीं कांग्रेस हिमाचल में आ गई तो वो कैसे आ गई, तो वो जो सवाल है ना वो सब आज गौण हो जाएंगे। और मैं उसी सवाल पे आना चाहता था। देखिए, आप और हम लंबे समय से हम राजनीति को कवर कर रहे हैं, बड़ी नजदीक से हम राजनीति को देख रहे हैं जी। विपक्षी दल क्या करते हैं, जब वो हारते हैं तो वो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं जी। जिस प्रदेश में वो जीत जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल उठाना बंद कर देते हैं जी। हालिया लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जब कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें हासिल कर ली और कांग्रेस ने कहीं न कहीं इस चीज को जीत की तरह प्रसारित किया और ईवीएम गायब हो गई थी जी। और अब दोबारा फिर जब ये हारे हैं, महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, फिर दोबारा से ईवीएम का जिंदा हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो ये पर्टिकुलर मतलब मौका प्रस्त क्यों हो रहा है? आप जो बात कह रहे हो, मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं। सिलेक्टिव आरोप लगाते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी तो राज में थी नहीं जी। वो तो जब चुनाव हुआ उसके बाद राज में आई। हाँ। तो 2014 के चुनाव के समय कांग्रेस का राज था जी। और ये ईवीएम भी वही थी। अगर बीजेपी वाले इसको सेट कर सकते हैं जी, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर सकते जी? वो राज जाता ही नहीं उनका, जब तो तंत्र उन्हीं के हाथ में था, उनका राज जाता ही नहीं। इस बार जैसे पिछली 2 योजनाओं में लगातार मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए जी, और इस बार वो 400 पार का नारा दिए हुए थे जी। तो इस बार क्यों नहीं उन्होंने वो बहुमत के आसपास पहुंच पाए जी जी?
लेकिन इन सब सवालों का जवाब, ठीक है, ये हमारी भी कैलकुलेशन है कि इस ढंग से इतने बड़े स्तर पर कोई चीज हैक नहीं भी हो सकती जी। लेकिन चूंकि एक कोई भी इक्विपमेंट हो, जब लोग बड़े बड़े कंप्यूटरों से हर चीज को हैक कर सकते हैं तो संभव कुछ भी है धरती पर जी। लेकिन सिर्फ ये है कि भारत में ये चीज होती है या नहीं होती, उसका जवाब अब जो ये रानिया की रिकाउंटिंग, अब जो ये मिलान होगा, इसमें पता चल जाएगा। इसमें अगर कोई चुनाव परिणाम बदलो ना बदलो वो कोई मायने नहीं रखता। अगर एक वोट भी ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि हार जीत तो एक एक वोट से भी होती है कई जी, ठीक है ना। इस ईवीएम से सरपंचों में भी चुनाव होने लगे, अब वहां एक एक वोट से भी हार जीत हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। विधानसभा में भी एक वोट से, हरियाणा में भी 3 वोट से हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर मिलान बिल्कुल सही रहा तो उन सारे प्रश्नों पर जो है ब्रेक लग जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए प्रद्युमन भाई जी, जो ईवीएम का मसला या जो चुनाव के नतीजे आए हैं जी, वो पूरे हिंदुस्तान में चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, कई जगह पर हारने वाले प्रत्याशी ने या नंबर 2 वाले प्रत्याशी ने कई जगह कोर्टों में चैलेंज कर रखा है। जी, आज जो नतीजा आता है जी, क्या उनका फैसला भी बाद में आएगा या जो आज जो फैसला आएगा यह फैसला उन फैसलों पर भी असर डालेगा? देखो निश्चित रूप से वो तो फैसला तो उन्होंने, जिन्होंने कोर्टों में केस कर रखे हैं, वो तो माननीय अदालत जो टाइमिंग है उस हिसाब से देगी जी। लेकिन इस फैसले की नजीर उन पर पड़ेगी और यहाँ से जो फैसला आएगा फिर उसी के हिसाब से आगे की आगे, क्योंकि इसका फिर एक जैसे ये होता है ना, कोई भी अदालतें जब कोई फैसला देती हैं और जब वहाँ बहस होती हैं तो वकील भी ये बताते हैं कि ये फलाना जो है वहाँ इस दौर में ये हुआ था, तो अब वहां ये बताया जाएगा कि रानिया में 9 बूथों पर हमने जो मिलान करवाया, वहां अगर गड़बड़ तो है तो वो रखा जाएगा, वहां बराबर है तो फिर वो रखा जाएगा। उसी के हिसाब से जो है माननीय जज वो जो है अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन इतना निश्चित होगा कि यहाँ अगर, बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, अगर एक भी पर्ची इधर उधर मिली तो पूरे भारत में इस तरह की बाढ़ आ जाएंगी। और अगर बिल्कुल सही रहा तो जिन लोगों ने कोर्ट में केस कर भी रखे हैं या जो लोग जाना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है निरुत्साहित होकर के और घर बैठ जाएंगे। थोड़ा एक बड़ा सवाल जनता की तरफ से, जी, अगर यहाँ कोई गड़बड़ी पाई जाती है जी, तो क्या यह मान के चला जा सकता कि रानिया का जो चुनाव है जी, वो दोबारा होगा? देखो अगर उसमें रिकाउंटिंग पहले अभी 9 बूथों की उन्होंने मांगी है, अगर इन 9 बूथों पर क्या रहता है, अगर मान लीजिए इन 9 बूथों पर कोई, क्योंकि 4100 का डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर 2100 वोट उस साइड हो गए, 9 बूथों में एक बूथ में एवरेज जो है 1100 के आसपास वोट होते हैं, जिनमें से 700-800 तक पोल हो जाते हैं, 900 तक भी हो जाते हैं। तो अगर 2100 वोट उस साइड डाइवर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद चुनाव परिणाम तो बदलेगा लिहाजा। और अगर मान लो थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है तो ये भी निश्चित है कि उसके बाद वो बाकी बूथों की भी लगाएंगे। अच्छा, जब 9 बूथों पर गड़बड़ मान आ गई तो फिर वो बाकी बूथों पर भी होगी। तो इसमें एक सवाल और खड़ा होता है, मान लिया यहाँ कोई चीज पलटती है जी, आज जो मौजूदा विधायक हैं वहां से अर्जुन चौटाला जी, तो क्या वह इस फैसले को मानेंगे या फिर वह इस फैसले को वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज करेंगे? नहीं, देखो वो भी करेंगे निश्चित रूप से। ये तो हरियाणा में मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, एक चुनाव था तोशाम में, चौधरी बंसीलाल और चौधरी धर्मवीर सिंह का चुनाव था 1987 का, और उस चुनाव में धर्मवीर सिंह को चुनाव जिता दिया। वो फिर मामला चला कोर्ट में काफी लंबे समय तक, वो 5 साल का अपना कार्यकाल मंत्री रहे, पूरी मौज ली, उसके बाद वो फैसला बंसीलाल जी के पक्ष में आ गया। अच्छा, आए जाओ फिर जब उसका टाइम ही हो लिया, जब वो मतलब तो टर्म ही चली गई। बहुत है इस तरह के। अभी इनका भी तो आया था ना, जो ये 5 एमएलए कुलदीप बिश्नोई, बिल्कुल जो कुलदीप बिश्नोई के हचका के थे, वो 5 साल मौज लेके बाद में जाओ, बाद में फैसला आया उनका, कौन पूछता है। तो प्रद्युमन भाई ये जो हमने एक शुरू में एक प्रश्न उठा ना कि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है भारत में, और जितनी लंबी होगी उसमें फिर न्याय चाहे मिल भी जाओ वो फिर न्याय नहीं रहता, क्योंकि बताओ उनका क्या फायदा हुआ, जो बंसीलाल को उसका क्या फायदा हुआ, या ये कुलदीप बिश्नोई को क्या फायदा हुआ? उनका तो सारा सिस्टम जा लिया। बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं ये अकेले रानिया में नहीं हो रहा, एक और चीज देख लेना इसमें, क्या एक चीज और भी होती है, रानिया वाला तो 4100 से आ रहा है, यहाँ तो 32 वोटों से भी आ रहे हैं, फिर वहां भी होगी रिकाउंटिंग, वो भी मांग रखेंगे।
उसके बाद जो है प्रदेश में ये तो बहुत लंबे चौड़ा सत्र पे होगा ना। अगर कहीं 19-21 भी गड़बड़ मिल गई तो उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा। और ना केवल बदलेगा बल्कि ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चौधरी देवीलाल राजनीति में पूरी तरह से निष्क्रिय होकर के घर बैठ गए थे। और जब 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस की एक तरफांदी आई जी, उसके बाद फिर एक राजू लोंगोवाल समझौता हुआ। उस समझौते के बाद जब कटला रामलीला से चौधरी देवीलाल चले और वो जीरो से उठ करके चले और जीरो से दिल्ली पहुंचते पहुंचते इतना हजारों लोगों का हुजूम आया, उसके बाद उनके गठबंधन की 85 सीटें। इसके बाद तो ये एक वेव बन जाएगी देश में मोदी के खिलाफ और हर आदमी के दिमाग में ये चीज आएगी कि भाई ये तो गड़बड़ से जीता हुआ है, ये तो जीते ही नहीं। जी। उसके बाद देश सवाल खड़े हो जाएंगे। उसके बाद देश में जैसे जेपी नारायण की जो मूवमेंट थी उस तरह की मूवमेंट फिर चल पड़ेगी और फिर जो है बड़ा परिवर्तन देश में हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हुआ यहाँ कोई भी 19-21 बात मिली तो जी। और अगर यहाँ नहीं मिली तो फिर भाजपा के नेता, चूंकि वो वक्ता बड़े जबरदस्त हैं, बोलने में बड़े माहिर हैं, वो फिर कांग्रेसी और जो विपक्षी लोग हैं उनकी बोलती बंद कर देंगे जी, फिर उनको बोलने भी नहीं देंगे वो जी। अच्छा, अगर मतलब ये आज जो फैसला आ जाता है जी, तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये प्रक्रिया चल रही है जी, तो यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं नंबर 2 के प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, तो यह मामला यहीं बंद हो जाएगा या इसके बाद फिर सुनवाई और भी चलेगी कोर्ट में? देखो वो तो इसका परिणाम क्या आता है, मेन चीज तो ये है कि ये मिसमैच मिलते हैं या इनकी मैचिंग होती है तभी तो आगे कोई कार्रवाई होगी। इसमें जो अभी 9 तारीख से और 13 तारीख तक जितने दिन भी ये चलेगा मामला, उसके बाद क्या होगा, परिणाम क्या रहेगा, तभी आगे कोई कार्रवाई होगी। उस पर आज तो कुछ भी कहना असंभव है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल ये है, मतलब आज अगर ये सारी चीजें मिलान सही हो जाता है, वीवीपैट का मिलान बिल्कुल सही हो जाता है, तो क्या हिंदुस्तान में ईवीएम पाक साफ हो जाएगी? देखो निश्चित रूप से पाक साफ तो कभी कोई चीज नहीं होती जी। अब ये तो केवल एक रानिया के 9 बूथों की बात है। हो सकता है रानिया में बिल्कुल सही मिल जाए, उसके बाद जो लोग हारेंगे, देखो जो आदमी हार जाता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढता है जी अपनी हार का, उस हार कई बार पचती नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लोग उसके बाद भी ईवीएम पर रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि जो हारेगा वो कोई ना कोई तो बिल्कुल ढूंढेगा अपनी, वो ये तो कहेगा नहीं भाई मेरी ये कमी थी इस वजह से मैं हार गया, ये बात तो कोई कहता ही नहीं। वो तो ये दूसरों पर जो आरोप मंडते हैं, जैसे एक बड़ा आरोप ये चलता है, जो पार्टी सत्ता में होती है ना वो ये आरोप लगाते हैं जब विपक्ष वाले कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ठीक है, इन्होंने जो है लोगों में पैसे बांटे, इन्होंने जो है लोगों को बहकाया बरगलाया। अरे जब तुम सत्ता में थे तो तुम भी तो ये काम कराया करते, उस टाइम पर वो दूसरे आरोप लगा देते हैं। तो ये तो नेताओं का, मैं यही जानना चाहता था कि इसके बाद एक आरोप लगाने का केवल अपने को साफ सुथरा रखना और दूसरे पर जो है मड देना, ये एक जो है एक सिस्टम का एक कल्चर बन चुका है। ये चाहे रानिया में देखो कोई परिणाम आए, लेकिन जो लोग हारेंगे वो कहीं ना कहीं इस चीज को आगे भी रखेंगे। अच्छा, अगली ये केवल ईवीएम का मामला नहीं है, बैलेट पेपर की मैं आपको बताऊं जी। जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, आज भी चौधरी देवीलाल ने जो 3 चुनाव लड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रोहतक से, बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं। तीनों बार जो है चौधरी देवीलाल हारे, कभी 300 से, कभी 2000 से, कभी 500-400 से, इतना डिफरेंस रहा जी। और आज भी वो लोग जो चौधरी देवीलाल के भगत है वो ये आरोप आज भी लगाते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी ने जानबूझ करके चौधरी देवीलाल को हरवाया। ये बात कहते हैं लोग, यहाँ तक बोलते हैं लोग कि जब बंडल बनाते थे 100 पर्ची का एक बंडल, कहते हैं कि चौधरी देवीलाल का तो बंडल होता था 100 पर्ची का जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बंडल होता था 90 पर्ची बिल्कुल, और वो काउंट होता था 100 पर्ची में। बिल्कुल, ये आरोप लगाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। तो ये तो चाहे बैलेट पेपर से करवा लो तो भी ये इस तरह के आरोप लगते हैं जी, और पहले भी लगते रहे हैं बहुत बार। और बैलेट पेपर में तो ये भी था, ईवीएम में कम से कम एक चीज तो है कि वो चुनाव परिणाम जल्दी तो आ जाता है जी, उस बैलेट पेपर में तो बड़ा लंबा समय लगता और
कोई जला देता, बहुत सी इस तरह की घटनाएं हुई, कोई उसको चाप जाता, कोई कुछ कर देता, बहुत बार जगह बिल्कुल हुआ है। सही बात है। और विशेषकर जहाँ बिल्कुल क्लोज फाइट होती थी वहां तो इस तरह की बहुत सी गड़बड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बूथों को लूट लेते थे, वो धक्के से मोर मार देते थे, मोर मार देते थे, ठीक है ना। देखो इसकी एक प्रक्रिया है। अब पीछे जयप्रकाश जी का था, वो जी राज्यसभा का चुनाव था और वो पेन की स्याही बदल दी गई थी, इस प्रकार के खेल भी होते थे। देखो ये भारत है पुनिया साहब, यहाँ सरकार जो योजना लाती है ना, कोई भी किसी भी चीज पर अंकुश लगाने के लिए लोग उसका उससे पहले ही कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, कोई भी चीज हो। और लोगों ने हर चीज का एक अल्टरनेट ढूंढ लिया। अभी इस बार भी सरकार ने क्या किया कि जो पोलिंग बूथ थे उन पर सीसीटीवी कैमरे तक लगवाए गए, बिल्कुल लगे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं कि वहां जो है फलाने के धक्के से वोट डाल दिया, वहां ये हो गया, ये हो गया। देश भी बहुत बड़ा है प्रद्युमन भाई। देखो भारत बहुत बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से भी, क्षेत्रफल के हिसाब से भी सारा सिस्टम मेंटेन नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ मोदी जी जो बार बार एक रट लगाए हुए हैं कि एक देश एक इलेक्शन हम लागू कर देंगे, जब वो एक राज्य का इलेक्शन एक चरण में नहीं करवा पा रहे तो जो है कैसे वो लागू कर देंगे इतने बड़े देश में। कोई हमारा ये जो विदेशों में तो जनसंख्या भी कम है, बिल्कुल देश भी छोटे हैं भारत की तुलना में, बहुत से देश और वहां के लोग हमारे से ज्यादा आधुनिक हैं, ज्यादा जो है वहाँ पढ़ाई का सिस्टम ज्यादा है हमारे से, बिल्कुल। और अपने वाले तो जो है बस ठीक है धूल में लठ लग रहा है बहुत से लोगों का। तो इसलिए अभी भारत में हम जो विकसित कंट्रीज की अगर बात करें उनसे मुकाबला करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। एक फाइनल कमेंट दे दीजिए प्रद्युमन भाई की, ये जो ईवीएम पे सवाल लगातार उठते रहे हैं जी, तो ये जो रिकाउंटिंग चल रही इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। देखो निश्चित रूप से ये रानिया एक नई नजीर देश की सियासत में पेश करेगा जी। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट तो 90 चुनाव लड़ रहे थे, 90 विधानसभा थे, कांग्रेस के 89 लड़ रहे थे और जिनमें से 52 हारे भी। लेकिन एक श्रव मित्र, क्योंकि ये एक बड़ा फायदा इस चीज का है कि एक पत्रकार आदमी जागरूक होता है। जो पत्रकार, बड़ी गंभीर मैं बात होता हूँ, जो पत्रकार है वो जागरूक होता है और उसको हर सर्कमस्टांसिस में जूझना लड़ना आता है जी। वो जो है हारी हुई बाजी को भी जीतने का मादा रखता है जी। और वो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है। वरना तो आप एक बात बताओ, सर्व मित्र से ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकता है और कई प्रत्याशी बिल्कुल उनसे ज्यादा रपियाले तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बावजूद पहला फैसला हरियाणा में, वैसे तो 20-30 मतलब ये बात कह रहे थे कैंडिडेट की ईवीएम में गड़बड़ हुई है जी, लेकिन पहला जो मामला वो श्रव मित्र की विधानसभा से आया, उसके पीछे मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि एक पत्रकार का दिमाग, और वास्तव में कांग्रेस ने वो टिकट दे करके जो है सही भी किया और उन्होंने अपनी जो उनका पत्रकारिता का इतना बड़ा अनुभव रहा उस चीज का भी कहीं ना कहीं फायदा उठाया और इसीलिए वो सबसे पहले यहाँ जो है ये मिलान रिकाउंटिंग हो रही है। और इसके बाद बाकी जगह पूरे देश में अगर यहाँ कहीं 19-21 जो ये बात कहते हैं ना कि इतिहास बनाए जाते हैं, वो इतिहास सर्व मित्र बना देंगे अगर एक वोट भी इधर उधर मिल गया तो। उसके बाद तो हर आदमी इसी की नजीर पेश करेगा जी। और अगर नहीं मिला तो जो है जो लोग ईवीएम के माध्यम से अपनी हार को बचाना चाह रहे हैं उनके मुंह पर एक थपेड़ा हुआ जी। तो साथियों यह जो फैसला आएगा रानिया से निकलकर, रानिया का फैसला पूरे भारतवर्ष पर असर डालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या मानते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर में ईवीएम में गड़बड़ी है क्या, और गड़बड़ी है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप अपने कमेंट हमें जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे साथियों, राम राम। राम राम।